हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, स्टॉक मार्केट तो आजकल लाइफ टाइम हाई पे हाई बनाता जा रहा है और लेकिन इस स्टॉक मार्केट में तो बहुत बढ़त है ही। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं इस समय। वो सेक्टर कौन से हो सकते हैं? जैसे रेलवे सेक्टर बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है। पावर सेक्टर बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है। पावर सेक्टर के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, जो चाहे प्रोडक्ट बनाते हो या रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हो, उन सब सेक्टर में भी बहुत ज्यादा तेजी है। तो आज हम उसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पावर सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, जो ये पावर जनरेट करना है हमको, चाहे वो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से करना हो या हमें रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड से करना हो, हमें उसके लिए जो कंपनी जो होती है जो ये जनरेट करती है, उनको कैपेक्स की जरूरत है, नहीं पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा वो कहाँ से लेते हैं? ये पैसा उनको लोन चाहिए होता है, तो उन्हें वो फाइनेंस कंपनी देती है। और पावर के लिए अगर फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं तो हमारे पास है पीएफसी, जो इसमें जो लीडर है, यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो ये कंपनी है, ये पावर फाइनेंसिंग में लीडर है। ये कन्वेंशन यानी कि जो नॉर्मल, चाहे वो कोयला जला के एनर्जी प्राप्त करनी हो या थर्मल हो या सोलर हो या विंड पावर हो या हाइड्रो पावर, ये सबको लोन दे सकती है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, जो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को ही खाली फंड करती है, यानी उस प्योरली जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी में ही है, जिस कंपनी का नाम है IREDA। यानी कि ये तो बहुत पॉपुलर स्टॉक बन चुका है। ये इसका आईपीओ आया था 32 रुपीज में और आज इसका प्राइस चल रहा है 200 रुपीज। यानी काफी अच्छा रिटर्न ये कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। और इस कंपनी के बारे में मुझे लगता है जो भी शेयर मार्केट में नॉलेज रखता है उसको जरूर इस कंपनी के बारे में पता होगा। तो आज इन्हीं दोनों कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है और कौन सी कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा बेहतर है। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभारंभ करते हैं। तो जैसा हमने देखा, ये सेक्टर में भी बहुत ज्यादा तेजी है। देखिए, कभी भी किसी सेक्टर में तभी तेजी होती है जब उसकी गवर्नमेंट यानी उसका देश या उसकी तरफ पूरी की पूरी जो दुनिया होती है वही फोकस कर रही होती है। तो इस समय हमें ग्रीन एनर्जी की बहुत ज्यादा चलती है। तो अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ने ऐसा टारगेट बनाया है, बहुत एम्बिशियस टारगेट है कि 2030 तक जो भी हम पावर जनरेशन करेंगे उसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। तो यहाँ पे ऐसा सुन के यानी डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है किनके लिए? जो भी इस सेक्टर में काम करते हैं। तो चाहे वो पीएफसी हो या उसका बेबी आरईसी हो, या मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अराउंड 52 से 53% जो आरईसी कंपनी है उसमें पीएफसी का स्टेक कितना है, या फिर इरडा हो, हम सबका चहेता स्टॉक इरडा हो, ये सारे के सारे कंपनी जो है पावर के लिए ही काम करते हैं। तो इसीलिए इस सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी आई हुई है और आने वाले मुझे लगता है 6, 7, 8 या 10 ईयर्स तक इसमें तेजी बनी रह सकती है। चलिए हम दोनों कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पीएफसी है उस कंपनी का जो मार्केट कैप है 1.54 लाख करोड़ रुपीस है। और अगर हम बात करें इरडा का, उसका 53,000 करोड़ रुपीस है। यानी अराउंड 3 टाइम्स बड़ी कंपनी है पीएफसी किससे? इरडा से। और छोटे होने के कारण ही उसमें ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है। बात करते हैं प्राइस की, तो जो पीएफसी का प्राइस है 470 रुपीज चल रहा है और अगर इरडा का प्राइस देखें तो 200 रुपीज चल रहा है। चलिए अब आ जाते हैं इनके कुछ नंबर्स पे। अगर हम पहले बात करते हैं आरओई की, यानी कि हम नॉर्मली बोलते हैं जो आरओई होता है वो 12% से ऊपर होना चाहिए। चलिए इनके आरओई देखते हैं। अगर हम बात करें पीएफसी का आरओई, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर का डेटा ले या 5 ईयर का या 3 ईयर का या लास्ट ईयर का डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली 20% है। यानी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20% का आरओई रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है, डिसेंट रिटर्न हो जाता है, बढ़िया रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम इरडा की, तो उनका 3 इयर्स का डेटा अवेलेबल है। 3 इयर्स का देखें लास्ट के 15% हो जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पीएफसी ने इरडा के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न ऑफ इक्विटी जनरेट किया है, जो कि यहाँ बोल सकते हैं इस पॉइंट के कंपैरिजन में तो पीएफसी जो है क्लियर विनर निकलता है। और बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो की। देखिए, हमने आपको बोला है कि जब भी कोई फाइनेंस कंपनी होती है तो उसके बारे में हमें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही जो होता है डेट लेके दूसरों को लोन देना होता है, जिसके बीच के उसको फाइनेंसिंग मार्जिन बोला जाता है। चलिए अब आते हैं इसके ईपीएस टाइम्स पे। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 10 ईयर्स में जो ईपीएस टाइम्स है वो 3 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। चलिए इनके 5 ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 19 से 23, तो अगर हम ईपीएस टाइम्स देखते हैं पीएफसी का तो 1.6 आता है, जबकि अगर इरडा का ईपीएस टाइम्स देखते हैं तो 1.18 आता है। यहाँ पे हमें दिखेगा ऐसा कि पीएफसी क्लियरली विनर है ईपीएस टर्म्स में। लेकिन जब भी कोई आईपीओ आता है
तो आईपीओ वाली कंपनी जो है कुछ शेयर न्यू इश्यू करती है, तो इससे हमेशा उनका जो अगला यानी आईपीओ के बाद का जो ईपीएस हो तो थोड़ा कम हो जाता है। इसको आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी जो है 100 रुपीज का प्रॉफिट कमा रही है और अभी उसके पास शेयर जो है वो सिर्फ 100 है, तो उसका ईपीएस कितना निकलेगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1 निकलेगा। लेकिन अगर वो आईपीओ आ जाता है, उसने 50 मोर शेयर इशू किए हैं जिसके एवज में उसने अब कुछ पैसा उठाया है, तो अब जो है अगर मान लेते हैं कंपनी की अर्निंग अगर सेम 100 करोड़ है और अगर उसको अभी ईपीएस निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 यानी 100 डिवाइडेड बाय 150 यानी अभी ईपीएस 1 से कम हो जाएगा। तो जब भी कोई आईपीओ आता है तो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर मोस्टली केसेस में बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसका ईपीएस आने वाले रिजल्ट में कम होता है। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ता है कि उसके बाद ईपीएस की ग्रोथ हो रही कि नहीं, यानी आईपीओ आने के बाद से हमें देखना पड़ेगा कि उसका ईपीएस अच्छे से ग्रो होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, पी यानी कि हमको बताता है कितना एक्सपेंसिव वैल्यू पे मिल रहा है। देखिए अभी तो सब लोग इरडा की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है उसका पी तो हाई होना है। अगर उसका पी की हम जानकारी लेते हैं तो उसका पी अभी चल रहा है 62, और अगर हम बात करें हमारे पीएफसी का कितना है, उसका है 8.6 यानी बहुत ज्यादा ही कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इरडा अभी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन मांग रहा है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है कि इरडा अच्छी है, नो डाउट, हम आगे भी अभी देखेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि इरडा कोई मोनोपोली कंपनी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पीएफसी भी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको लोन दे सकती है और आरईसी भी दे सकती है, उसी तरह से इरडा भी देती है रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इरडा जो है फोकस है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये पीएफसी क्या है, बाकी को भी लोन देती है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि इसको मोनोपोली वाले वैल्यूएशन नहीं देना। अगर हम बात करते हैं कि आईआरएफसी की यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो क्या करती है, वो रेलवेज को फाइनेंस करती है, लेकिन कोई और कंपनी रेलवेज को फाइनेंस नहीं कर सकती, इसलिए काइंड ऑफ मोनोपोली हो जाती है। लेकिन उसी तरीके से पिडिलाइट की बात करें, यानी कि जैसे एडेसिव सेक्टर होता है जिसको फेविकोल, जो फेविकोल बोला है, मेरे को बोलना भी फेविकोल पड़ेगा बिकॉज वो इतना ब्रांड बन चुका है। उस सेक्टर में भी और कंपनी ऑपरेट करती है, लेकिन इसने पूरा बहुत बुरी तरीके से इसने मार्केट को कैप्चर किया, वो किसी को आने नहीं देता अच्छे से। तो ऐसा नहीं कि कोई मार्केट में है नहीं, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि पिडिलाइट भी एक मोनोपोली कंपनी टाइप की है। तो इरडा को आप ऐसा मत समझिए कि मोनोपोली टाइप की। आगे हम लोन सैंक्शन भी देखेंगे कि लोन का पोर्टफोलियो भी देखेंगे कि पीएफसी रिन्यूएबल एनर्जी को कितना देता है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ पीएफसी भी इसमें एंट्री किया हुआ है और अच्छे से लोन सैंक्शन कर रहा है। अब अगर पीएफसी के लोन एसेट कंपोजिशन को देखते हैं तो पीएफसी ने अराउंड 39% कन्वेंशनल मेथड के जो मेथड से जो एनर्जी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, उनको दिया हुआ है। 12% उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर उसको भी दिया हुआ है, और 42% उन्होंने दिया हुआ है नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन जो सेक्टर है उसको दिया हुआ है 42%। बाकी अदर्स में 2% है। और अगर बात करते हैं इरडा की तो उन्होंने पूरा का पूरा 100% रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ही लोन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने एनर्जी को कुछ भी नहीं दिया हुआ। इतना बड़ा लोन पोर्टफोलियो में 12% अगर पीएफसी रिन्यूएबल एनर्जी को दे रहा है तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया का ही पूरा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा ग्रो करना, तो उनका भी जो पोर्टफोलियो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को ग्रो करेगा। तो यानी यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इरडा एक मोनोपोली है। फिफ्थ पॉइंट, एनपीएस। चलिए नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीएस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर हम बात करें जीएनपीए तो अगर पीएफसी का देखते हैं अराउंड 4.3 है, और अगर इसका देखें हम इरडा का तो 3.2 है। यहाँ पे अराउंड 1% यानी 1 बेसिस पॉइंट, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं क्लियरली ये पीएफसी के लिए अच्छा नहीं है कि उनका जीएनपीए 4.38 है और इरडा का ओनली 3.2 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट के केस में जो इरडा है वो क्लियरली विनर बन जाता है। 6 पॉइंट, लोन ग्रोथ। आखिर देखिए जो लोन देते जा रहे हैं उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है। अब पीएफसी एक बड़ी कंपनी है और अगर उसकी लोन ग्रोथ की बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स की, तो 10% से उन्होंने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई, यानी कि लोन में ग्रोथ दिखाई, जो डिसेंट है लेकिन बहुत बेहतरीन नहीं है। अब अगर बात करते हैं लास्ट ईयर का डेटा, इरडा का सेल्स ग्रोथ देखते हैं यानी लोन ग्रोथ देखते हैं तो 30% है भाई। इसीलिए तो वो इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मांग रहे हैं, क्योंकि सेल्स में अगर 30% की ग्रोथ वो दिखाते जा रहे हैं तो इतना वैल्यूएशन मांगेंगे ही मांगेंगे। हाँ ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है समटाइम्स, लेकिन जिसकी ग्रोथ इनकी सिर्फ 10% है और उसकी सिर्फ 30% है, यानी कि सेल्स की ग्रोथ में तो क्लियर विनर कौन है, इरडा। चलिए इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी देख लेते हैं, कुछ अदर पैरामीटर्स भी देख लेते हैं जिसमें देखते हैं कि कौन क्लियर विनर होता है, ताकि हमें पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर हम दोनों की सेल्स देखते हैं तो सेल्स टाइम्स अगर देखा जाए, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं सेल्स के नंबर किसके ज्यादा अच्छे हैं, वो है इरडा के अच्छे। अगर सेल्स टाइम देखा जाए 19 से 23 की तो 1.4 टाइम्स आता है
केस ऑफ पीएफसी। और अगर हम देखते हैं इनका इरडा का तो 1.7 टाइम, यानी क्लियरली विनर कौन है, इरडा है। और यहाँ पे एक रीजन ये भी हो जाता है कि क्योंकि इरडा जो है स्मॉल कंपनी है, कम लोन पोर्टफोलियो, तो उनके लिए ग्रो करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब अगर हम इनके फाइनेंस मार्जिन देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30% के मार्जिन दोनों मेंटेन कर रहे हैं। एक रफ आइडिया ले रहे हैं, यानी कि दोनों के मार्जिन काफी अच्छे हैं। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम अगर नेट प्रॉफिट टाइम्स देखते हैं 19 to 23, तो इरडा का है 3.5 और पीएफसी का 2.2। जैसा मैंने बोला था ईपीएस के केस में पीएफसी क्लियरली विनर था बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे, लेकिन जो रियल में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के केस में अगर हम टाइम्स निकालते हैं तो हमारा पीएफसी सिर्फ 2.2 आता है और जो इरडा है वो 3.5 आता है। तो इसीलिए इसके नंबर इतने अच्छे हैं, इसीलिए इसके स्टॉक में भी बहुत ग्रोथ है और इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशन मांग भी रहा है। अब नॉर्मली हमने सारे पैरामीटर देखे तो आरओई को छोड़ के मैक्सिमम केस में जो ग्रोथ वाली जो कंपनी है वो इरडा ही नजर आती है। यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट इरडा के लिए हो जाता है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स उनको वो अप्रोक्सीमेटली 6% पे मिलते हैं, जबकि अगर पीएफसी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स उनको 7% में मिलते हैं, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के लिए काम करता है मेनली एंड ओनली, तो इसीलिए इनका कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी इरडा के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ेगी हमको, एक पीई जो बहुत ज्यादा है इरडा का, और दूसरा स्टॉक ग्रोथ। अगर हम सिर्फ लास्ट 1 ईयर का डेटा देखते हैं तो 296% रिटर्न दिया है पीएफसी ने, और अगर हम इरडा की बात करें तो 521, यानी कि नंबर तो अच्छे हैं लेकिन ग्रोथ जो स्टॉक्स में वो बहुत ज्यादा हो चुकी है इरडा के केस में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है इरडा में, और इरडा छोटी कंपनी थी पहले बहुत ज्यादा, अभी भी छोटी है कंपेयर टू पीएफसी, इसलिए जो छोटी कंपनीज होती हैं और अगर उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है तो उसमें स्टॉक में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें रिलायंस की, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, आप ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि वो 5 टाइम्स एक साल में हो जाएगी, लेकिन एक छोटी कंपनी होती है तो वो एक साल में 5 टाइम्स 10 टाइम्स भी हो सकती है। तो यही चीज इसमें भी देखने को मिली। इवन द ओवरऑल नंबर हमको पीएफसी के भी अच्छे दिखे, लेकिन वो इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाए जितना कि इरडा कर पाई है। तो मेरा यहाँ पे अगर पर्सनल व्यू देखेंगे तो मैं अभी पीएफसी में ऑलरेडी मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने रिसेंटली बाय किया हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है आने वाले समय में शायद पीएफसी ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ज्यादा नंबर किसके अच्छे थे ग्रोथ में, वो इरडा के थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीई कुछ ज्यादा ही ये लोग मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी इरडा से दूर ही रहूंगा। मैंने रिसेंटली इसमें प्रॉफिट भी बुक किया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है पूरा की पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना। आप अपना खुद से पढ़िए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिए, क्योंकि प्रॉफिट किसका होगा वो आपका होगा और लॉस किसका वो भी आप ही का होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।